क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह वजीर हत्या मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे। इनमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। बाकी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3 सितंबर की रात 9 से 10 के बीच त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या रमेश नगर के एक मकान में कर दी गई थी। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, ये तो बता दिया गया कि मामला सुलझा लिया गया, 4 में से 2 गिरफ्तारी हो गई है, 2 की तलाश जारी है। हत्या के पीछे की वजह क्या थी? क्या पुलिस ये बताने में कामयाब रही? देखिए, बिल्कुल जो त्रिलोचन सिंह वजीर हैं वो 1 तारीख को 1 सितंबर को दिल्ली आए थे और 3 तारीख को उन्हें कनाडा जाना था, लेकिन इसी बीच वो गायब हो गए और फिर बाद में उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच की और जांच के बाद पाया कि हत्या में कुल 4 लोग शामिल हैं, जिसमें हरप्रीत, हरमीत, बलबीर और राजू हैं। तो पुलिस ने राजू और बलबीर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हरप्रीत और हरमीत की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह यह है कि जो हरप्रीत है उसे ये लगता था कि जो 1993 में उसके मामा की हत्या हुई है उसके पीछे त्रिलोचन सिंह वजीर का हाथ है और उसी का बदला लेने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची और सबसे पहले त्रिलोचन सिंह को नशीला पदार्थ दिया, उसके बाद उन्हें गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई और उसके कई दिन बाद उनका शव बरामद किया गया और शव की कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि उन्हें गोली मारी गई है। तो पुलिस ने जम्मू से राजू को गिरफ्तार कर लिया है, जो उसमें एक आरोपी है, और जो बलबीर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। हरमीत और हरजीत की तलाश जारी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है, अभी जांच चल रही है और हत्या की कुछ वजहें और भी हो सकती हैं। जी मुकेश, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपसे आगे भी अभी बात करेंगे। जो अगली खबर हम दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो त्रिलोचन सिंह वजीर हत्या मामले को पुलिस सुलझाने में कामयाब रही है। हत्यारे की तस्वीर आप एनडीटीवी इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल गिरफ्तार किए 6 संदिग्ध आतंकियों में से 2 को आज स्पेशल सेल ने पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले 4 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने कल रात ही कोर्ट में पेश कर दिया था और उन्हें भी पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि त्योहारों पर यह गड़बड़ी करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 6 संदिग्धों में से 2 पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। मुकेश हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। मुकेश, पुलिस दावा कर रही है कि कुछ बड़ा करना चाहते थे त्योहार के मौके पर, इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे और साथ ही इन तक पहुंचने के लिए जो सुराग था वो कैसे मिला, किस तरह से जाल बिछाया, किस तरह के आरोप हैं? देखिए शारिक, दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनको सेंट्रल एजेंसी से इस तरह की जानकारी मिली कि कुछ लोग पाकिस्तान से लौटे हैं, उन्होंने वहां पर आतंकी ट्रेनिंग ली है और वो यहां लगातार एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आगे आने वाले दिनों में बड़े हमले कर सकते हैं। उसी इनपुट पर काम किया गया और दिल्ली पुलिस का दावा है कि जब पुख्ता जानकारी मिली तो उसके बाद कल सुबह महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो जिशान और उसामा है। उसामा जामिया नगर का रहने वाला है, जबकि जिशान प्रयागराज का रहने वाला है। जिशान के घर से बहुत सारा गोला बारूद और आरडीएक्स बरामद हुआ, वेपन बरामद हुए। और पुलिस का यह दावा है कि ये दोनों वो लोग हैं जो इस साल अप्रैल के महीने में मस्कट गए थे और मस्कट से ये लोग बोट से, नाव से पाकिस्तान गए और वहां पर इन्होंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली और उसके बाद भारत वापस लौट आए। पुलिस का यह दावा है कि इस पूरे ग्रुप को जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है और साथ में दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है, ये पूरा ग्रुप उन्हीं के इशारों पर काम कर रहा था। इस ग्रुप के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा वो था जो सीधा अंडरवर्ल्ड यानी अनीस इब्राहिम के संपर्क में था, जिसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनका नाम मूलचंद है जो कि रायबरेली का रहने वाला है और मुंबई का समीर है। ये दोनों अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे और उनका काम ये था कि ये इस ग्रुप को फंड और जो वेपन और विस्फोटक हैं वो मुहैया कराना, जबकि जो दूसरा ग्रुप था वो उसामा और जिशान का था। इनका ये काम था कि अलग अलग जगहों पर रैकी करना और अपने टारगेट फिक्स करना। तो ये टारगेट किलिंग के अलावा बड़े पैमाने पर आने वाले त्योहारों में विस्फोट करने वाले थे।
ऐसा दावा है दिल्ली पुलिस का। शुक्रिया मुकेश। तो आरोपियों पर पुलिस के आरोप, दिल्ली पुलिस की ओर से आतंकी कथित या फिर कहें संदिग्ध आतंकी गिरोह का भंडाफोड़ किए जाने के बाद महाराष्ट्र की सरकार भी हरकत में आ गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले, एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल और कई आला अधिकारी मौजूद हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया उनमें से एक मुंबई के धारावी का रहने वाला है, इसलिए अब महाराष्ट्र में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि इस मामले में 3 बजे एटीएस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें आगे की जानकारी दी जाएगी। आज राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एटीएस चीफ और सारे अधिकारी इनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आवश्यक है वो आवश्यक इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज दोपहर को 3 बजे एटीएस के चीफ उनके कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको दे देंगे। देखिए, बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। सोहित मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोहित, इन संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद दिल्ली के साथ साथ अब मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी काफी चौकन्ना नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक जो बड़ी बात ये भी है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र एटीएस ने इन्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि दिल्ली के स्पेशल सेल ने पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठने लगा कि क्या महाराष्ट्र एटीएस या मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी थी या नहीं, क्योंकि जो संदिग्ध आतंकी की बात की जा रही है वो धारावी इलाके में रहता है जो मुंबई के बीचों बीच है। और कहीं ना कहीं इसके वजह से ही जो लगातार पूछताछ और बैठकों का दौर दोनों शुरू है। जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस ने उनके परिवार वालों से पूछताछ की और उसके बाद एक और शख्स को पकड़ा गया है जिसने इस जो संदिग्ध आतंकी है उसकी टिकट बुक की थी और उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वो भी टेम्पो ड्राइवर है और धारावी में रहता है, तो क्या वो भी इससे जुड़ा हुआ है या उसको इसकी जानकारी थी या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल हैं। और इसी को लेकर 3 बजे महाराष्ट्र एटीएस जो चीफ हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जानकारी देंगे, क्योंकि एक गंभीर बात ये होगी कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है और मुंबई के बीचों बीच हो रही है और मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र एटीएस को इसकी जानकारी नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से पकड़ा गया तो सवाल गृह मंत्री से भी पूछा गया कि क्या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र एटीएस को इसकी जानकारी देकर दिल्ली स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है इस शख्स को या क्या हुआ, तो उस पर भी कोई सही या सीधा जवाब नहीं मिला है। 3 बजे एटीएस चीफ से वापस इसके बारे में पूछताछ की जाएगी, क्या इन्हें इसकी इंटेलिजेंस थी या नहीं। इस पर बहुत कुछ तय किया जाएगा आगे का कि कितनी सुरक्षित या क्या कुछ हो रहा है मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस में। हालांकि जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बार बार यही कहा कि इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, पुलिस का सहयोग किया जाना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इससे जो इंटरोगेशन है, जो जांच है, उसमें परेशानी हो सकती है। लेकिन 3 बजे एटीएस चीफ और क्या कुछ जानकारी दे पाते हैं इस पर, ये देखना अहम होगा। शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो नजर 3 बजे के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगी कि आखिर एटीएस चीफ वहां क्या कुछ कहते हैं। मुंबई में हुए बलात्कार के बाद मुंबई पुलिस अब हर एक पुलिस स्टेशन में निर्भया टीम का गठन करेगी। यह टीम ऐसे आरोपियों पर नजर रखेगी जिनके खिलाफ पहले से महिलाओं से जुड़े गंभीर मामले दर्ज हैं। इस टीम के पास खुद की पेट्रोलिंग वैन होगी। रात के वक्त अकेले जाने वाली महिलाओं की मदद की जाएगी। निर्भया कंप्लेंट बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें मिली शिकायत पर कार्रवाई होगी। तेलंगाना के सैदाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया। सिंगरेली कॉलोनी में बच्ची 9 सितंबर को गायब हो गई। उसके बाद अगले दिन उसका शव पड़ोसी के घर में बरामद हुआ।
पड़ोसी जिसकी पहचान पल्लकोंडा राजू के रूप में हुई है, तभी से वो फरार है। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव है, लोगों में बेहद नाराजगी और गुस्सा। विरोध प्रदर्शन भी हुए। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बच्ची और परिवार को न्याय मिले। हैदराबाद पुलिस ने आरोपी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। लेकिन अब इस मामले में एक मंत्री का बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तेलंगाना के मंत्री चामाकुरा मल्ल रेड्डी ने कहा कि बच्ची के साथ इस जघन्य अपराध करने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। తప్పకుండా వాన్ని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి, తప్పకుండా వాన్ని పట్టుకుంటాము, ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, ఇడిచేదే లేదు వాన్ని తప్పకుండా చేస్తాము, పరామర్శిస్తాం। ఇప్పుడు చూడు పోయి అక్కడ పోగానే చేయగానే కాదు, తప్పకుండా మా మనసులో ఉన్నది ఓదార్పు చేస్తాం, తప్పకుండా నష్టపరిహారిస్తాం, వాన్ని ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం। और मशहूर अभिनेता महेश बाबू ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने भी खासी नाराजगी जताई है और क्या लिखा है हम आपको दिखाते हैं। सिंगरेली में 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध इस बात का एहसास कराता है कि हमारा समाज कितना नीचे गिर गया है। क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित हो पाएंगी? यह हमेशा से विचार करने वाला प्रश्न है। हम सोच नहीं सकते कि पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही हो। मैं अधिकारियों से तुरंत एक्शन और परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं। साल 2019 में तेलंगाना पुलिस ने इससे पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद एक मुठभेड़ में चारों का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसको लेकर कई सवाल उठे थे। इसलिए 6 साल की बच्ची के साथ हुए अपराध के मामले में मंत्री के बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रही है हमारी संवाददाता उमा सुधीर। तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी का ये बयान कि अभियुक्त को इस केस में मुठभेड़ में मार दिया जाएगा काफ़ी गैर जिम्मेदार माना जाएगा। इस बच्ची के मिसिंग होने के बाद और उसके शव के पाए जाने के बाद काफ़ी दबाव था पुलिस पे और सरकार पे कि अभियुक्त को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 9 सितंबर को इस 6 साल की बच्ची को मिसिंग बताया गया था और उसके बाद 10 सितंबर को उसका शव पाया गया एक पड़ोसी के घर में। वो पड़ोसी भी उसके बाद मिसिंग बताया गया और अब पुलिस ने उसके कुछ डिटेल्स पब्लिक किए हैं। उसका नाम पल्लकोंडा राजू है, उसका कद 5 फुट और 9 इंच करीब है और वो 30 वर्षीय का कहा जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि वो अपने बाल को एक पोनीटेल में रखता है। उसने एक शर्ट और पैंट पहन रखी थी और ये भी समझा जा रहा है कि शायद वो अल्कोहलिक है, यानी काफ़ी शराब पीने की उसको आदत है। और इस घटना के बाद भी एक सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा गया था किसी और इलाके में और उसके बाद पुलिस ने अब पूरे ये जो डिटेल्स दिए हैं और लोगों को कहा है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई क्लूज देते हैं जिससे उसकी गिरफ्तारी होती है तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दबाव पुलिस और सरकार पर भी है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस बीच तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी का ये बयान कि पकड़े जाने के बाद इस अभियुक्त को मुठभेड़ में मार दिया जाएगा, ये काफ़ी गैर जिम्मेदार है, क्योंकि हालांकि सब चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले, लेकिन दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट की कमीशन की इंक्वायरी अब जारी है। दिशा केस आप नवंबर 2019 की बात है जब एक 27 ईयर ओल्ड एक डॉक्टर को सेक्सुअली असॉल्ट करके उसको मार दिया गया था और उसके बाद उस केस में जो अभियुक्त के उनको मार दिया गया एक एनकाउंटर में। और अब उसकी भी जांच चल रही है कि क्या पुलिस ने डेलिबरेटली स्टेज करके वो एनकाउंटर वो मुठभेड़ किया, क्या वो फर्जी मुठभेड़ था कि वो सही में ही वो लोग भाग रहे थे। उस बात की इंक्वायरी जब चल रही है तो पूरा नज़र देश का और एक्टिविस्ट का तेलंगाना की पुलिस के एक्शन पर है। और इस बीच अगर मल्ला रेड्डी ऐसा कोई बयान देते हैं तो काफ़ी चिंताजनक बात होगी। मल्ला रेड्डी खुद सीनियर मंत्री हैं, पहले सांसद
रह चुके हैं और वो खुद भी काफ़ी सारे कॉलेजेस चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यानी कि युवा के उनके स्टेटमेंट का इम्पैक्ट युवा पर काफ़ी होगी। और ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तेलंगाना सरकार की ओर से, जबकि टेंशन्स काफ़ी हाई हैं, इस दोषी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है।